नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्सी आरजे वाला में। स्वागत करता हूं आपके साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, ध्वनि, जिसको क्या कहा जाता है, साउंड। तो दोस्तों, ध्वनि में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो अपने इस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं वो गलत होगा, यकीन मानिए। वैसे देखा जाए ध्वनि है क्या, तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ध्वनि क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है। दोस्तों, ध्वनि ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। कई बार पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ध्वनि निम्न में से किस नियम का पालन करती है, तो अपना उत्तर होगा ध्वनि जो है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है। दोस्तों, ध्वनि हमारे कानों को संवेदना प्रदान करती है। यानी संवेदना क्या होता है? किसी भी चीज के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है या क्रिया होती है वो क्या होती है? संवेदना। जैसे सुई के चुभने पर हाथ को तुरंत अपने हटा लेते हैं, किसी गर्म वस्तु को छूने के ऊपर अपने हाथ को या किसी अंग को तुरंत हटा लेते हैं, वो सारी संवेदनाएं होती है। तो ध्वनि हमारे कानों को संवेदना प्रदान करती है। कानों के अंदर कंपन होता है, तभी तो अपनी आवाज को सुन पाते हैं। आगे बात है कि ध्वनि का उत्पन्न होना। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? क्या कारण है कि ध्वनि अपने को सुनाई देती है? दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक ही बात है, नो बकवास है, कि कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कंपन होगा तो ध्वनि होगी, अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि भी नहीं होगी। दोस्तों, ध्वनि कंपन मान यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। कोई भी ढोल हो, थाली हो, उनको बजाते हैं तो उनके अंदर कंपन होगी, तो कंपन मान यंत्र हो गए, तो उनसे अंदर ध्वनि उत्पन्न हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल है, थाली पर चम्मच से प्रहार करेंगे तो थाली पर कंपन पैदा होंगे, और कंपन पैदा होंगे तो ध्वनि भी पैदा होगी। अगर मान लो ड्रम है, ड्रम या तबला है, उस पर चोट कर रहे हैं तो चोट होने पर कंपन उत्पन्न होंगे, और कंपन उत्पन्न होंगे तो ध्वनि भी उत्पन्न होगी। अब देखते हैं जो आगे दोस्तों, ध्वनि का संचरण। यानी जो ध्वनि होती है वो एक स्थान से ध्वनि होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे गमन करती है, कैसे संचरित होती है, उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है। ध्वनि का संचरण किस रूप में होता है? ध्वनि का जो संचरण होता है वो तरंग के रूप में होता है। और जिस प्रकार तरंगे क्या होती है, ऐसे छोटी है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, यानी तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ध्वनि को लेके जाती है। दोस्तों, तरंग भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है तरंग? यानी वेव दो प्रकार की होती है। एक होती है यांत्रिक तरंग और एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को दोस्तों मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। यानी तरंगे दो प्रकार की होती है। याद रखना है आपको, कौन कौन सी? यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अपने पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यांत्रिक तरंग के बारे में। अपने पढ़ रहे हैं ध्वनि, और ध्वनि का संचरण कैसे होता है? तरंग के माध्यम से होता है। तरंग दो प्रकार की होती है, एक होती है यांत्रिक तरंग, एक होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग को मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। दोस्तों, इसमें संचरण के लिए यानी तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी माध्यम कौन सा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। अब ध्वनि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, वायु के द्वारा भी जा सकती है, पानी के द्वारा भी जा सकती है, किसी ठोस माध्यम के द्वारा भी ध्वनि जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि रेल की जैसे पटरी होती है, अपने जैसे यहाँ पर कोई रेलगाड़ी आ रही है तो यहाँ पर अगर एक स्थान से दूसरे बहुत दूर पर अपने कान लगाकर सुनेंगे तो अपने को पटरी पर कंपन तो दिखाई देंगे। दिखाई क्या देंगे? मतलब कंपन महसूस होंगे। तो रेलगाड़ी दूर से आ रही है तो जो पटरी है वो कौन सा माध्यम है? वो ठोस माध्यम है। यानी ठोस माध्यम के अंदर भी ध्वनि का क्या हो रहा है? संचरण हो रहा है। तो मतलब द्रव और गैस के अंदर तो समझ ही गए होंगे। ठोस माध्यम का उदाहरण दे दिया कि पटरी होती है तो वो रेलगाड़ी का जब उसके ऊपर दाब पड़ता है तो कंपन उत्पन्न हो जाता है। कंपन के कारण ध्वनि जो गूंज है रेलगाड़ी की वो अपने को सुनाई देती है। उदाहरण है दोस्तों, ध्वनि तरंग के अंदर कौन सी होती है? यांत्रिक तरंग होती है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंग है ऐसी तरंग है जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधा परीक्षा के अंदर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। पटवार पुलिस के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसी कौन सी तरंग होती है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन आप में कई सारे दिए हो सकते हैं आपको, लेकिन उसमें अगर आ गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग तो हम सही करके आएंगे कि ऐसी तरंग जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। हो सकता है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग देखने को न मिले। क्या हो सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आपको ऑप्शन में देखने को ना मिले, तो उसकी जगह आपको क्या मिल सकता है? उसकी जगह आपको मिल सकता है कि एक्सरे। क्या मिल सकता है?
एक्स रे एक्स किरणें, यूवी रे अल्ट्रावायलेट किरणें यानी परावैंगनी किरणें, और लाइट यानी प्रकाश तरंगें। ये सभी की सभी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है और इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों हमने अब तक पढ़ा है कि जो ध्वनि तरंगें होती है, जो तरंगें होती है वो दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंगें और विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब बात करेंगे यांत्रिक तरंगें की। जो यांत्रिक तरंगें हैं दोस्तों, जैसे मैकेनिकल वेव है, वो भी क्या है, दो टाइप की है। एक होती है अनुदैर्ध्य और एक होती है अनुप्रस्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें और एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें। बात करेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की। किन की बात करेंगे, अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करेंगे। तो ऐसी तरंगें जिनमें तरंग की दिशा व कण की दिशा एक समान होती है, यानी तरंग और कण दोनों की दिशा क्या होती है, तरंग मान लिया कि ये तरंग है और ये मान लिया कि कोई कण है, दोनों की दिशा अगर एक ही है तो वो होगी अनुदैर्ध्य तरंगें। कौन सी तरंगें होगी, अनुदैर्ध्य तरंगें। अगर परिभाषा कोई पूछता नहीं है, सीधा आता है कि बहुत बार आप विषय वाले प्रश्न या पेपर उठा के देख लेना, सीधा पूछा होगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगें होती है अनुदैर्ध्य तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें। तो उत्तर आएगा अनुदैर्ध्य तरंगें। कौन सी तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा जानना चाहो कि ऐसी तरंगें जिनके अंदर तरंग की दिशा व कण की दिशा एक समान हो, वो क्या कहलाती है, ध्वनि तरंगें। इसके विपरीत दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगों की बात करें तो तरंग जो होती है, जो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगें हैं, उसके अंदर तरंग की दिशा व कण की दिशा, तरंग व कण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। मतलब क्या है, मतलब कोई धागा लेते हैं, उदाहरण द्वारा बताते हैं। मतलब कोई धागा लेते हैं, उसे दबाते हैं तो कण होते हैं वो ऊपर की तरफ, तो धागा होता है वो सीधा रहता है। यानी धागे को दबाएंगे, ये धागा है मान लिया जाए, क्या है, धागा है। ये मान लिया कि धागा है, अगर इसको अपने दबाएंगे तो धागा क्या होगा, सीधा रहेगा और थोड़ा सा इसको दबाने पर धागा ऊपर और नीचे गति करेगा, तो ये इसे कहते हैं लंबवत। लेकिन इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं कि उदाहरण कौन कौन से होते हैं वो याद कैसे ध्यान रखना है कि जो अनुप्रस्थ तरंगें होती है दोस्तों, इसके अंदर कण और जो तरंग होती है इनकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी लंबवत का मतलब है धागा व कण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको उदाहरण याद रखना है। अनुप्रस्थ तरंगें कैसी है, मान लिया जाए अगर पेपर में आ जाए प्रकाश तरंगें, क्या लिखा आ जाए, प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं, तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगें हैं। प्रकाश तरंगें कैसी तरंगें होती है, अनुप्रस्थ तरंगें होती है। अगर पेपर में लिखा आ जाए तनी हुई रस्सी में, क्या लिखा आ जाए कि तनी हुई रस्सी में किस प्रकार की तरंगें हैं, तनी हुई रस्सी में किस प्रकार की तरंगें हैं, तो हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंगें हैं। तनी हुई रस्सी आ जाए, दागे नुमा तरंग आ जाए, प्रकाश तरंग आ जाए, इन सभी के अंदर अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, अनुप्रस्थ। और कण व तरंग की दिशा कैसी होती है, लंबवत होती है। 90 डिग्री का इनके बीच में क्या बनता है, कोण बनता है। दोस्तों यही इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, यही बात आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। कई दोस्त सोच रहे होंगे कि जो मैंने धागे की तरंग बताई है तो वैसे ही क्या हो सकता है स्प्रिंग में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर पेपर में लिखा आ जाए कि स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है दोस्तों, अपना जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर किस प्रकार की तरंगें होती है, तो हम कहेंगे उसके अंदर अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। कौन सी तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें उनके अंदर होती है। किसके अंदर, स्प्रिंग के अंदर अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। अब देखा जाए तरंग के गुणधर्म, तरंग के गुणधर्म क्या है, क्या क्या होना चाहिए तरंग के अंदर, तो उसके अंदर दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है तरंग दैर्ध्य। इनमें से प्रश्न बनता है, अगर आ जाए तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो ध्वनि के बारे में भी आप नहीं जान पाओगे। ये सारे की सारे गुणधर्म दर्शाती है कौन, तरंगे दर्शाती है। कौन कौन से गुणधर्म, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवर्ती और आवर्तकाल, ये चारों गुणधर्म जो मुख्य रूप से तरंग के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने तरंग दैर्ध्य से। बात करें तरंग दैर्ध्य की, तो तरंग दैर्ध्य को दोस्तों लैम्डा से दर्शाते हैं, यानी उल्टा वाई होता है, इसको बोलते हैं लैम्डा, और इसका मतलब होता है तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, ये अपने को ध्यान रखना है कि जो तरंग दैर्ध्य है वो वास्तव में है क्या। दोस्तों इसको वेवलेंथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको वेवलेंथ बोला जाता है तरंग दैर्ध्य को, यानी वह न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगर ये ना समझ लगे तो दो सुरंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसे कहा जाता है तरंग दैर्ध्य। अब देखो, मान लिया कि ये एक सीधा जो अपने चित्र आप देख रहे हो,
ये मान लिया क्या है, एक प्रकार की संरचना है, कोई धागा कुछ भी मान लो, तो अपने एक बार ये अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर वाली अगर ये ऊपर की तरफ गति करेगा उसको बोलते हैं शृंग। धागे की जो ऊपर की तरफ गति होगी या स्प्रिंग की ऊपर की तरफ जो गति होगी उसे बोलेंगे शृंग। और अगर धागा नीचे की तरफ जाएगा उसे बोलेंगे ग्रत। ऊपर की ओर जाना और नीचे की तरफ आना, यानी इन दोनों के बीच में मान लिया जाए कि गर्त और गर्त के बीच में, किसके बीच में, यानी नीचे वाली जो गति है उसको बोलेंगे गर्त। दो गर्तों के बीच में या दो श्रृंगों के बीच में जो दूरी है उसे कहा जाता है तरंग घेरे। दो श्रृंगों के बीच की दूरी और दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग घेरे कहलाती है। इसको लैम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। सीधा पूछा जाता है दोस्तों, तरंग घेरे का एसआई मात्रक क्या होता है। तरंग घेरे का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, उसको स्मॉल एम के द्वारा दर्शाया जाता है। तरंग घेरे के बारे में आप जान गए होंगे कि ऊपर की तरफ गति होगी उसे बोलेंगे शृंग, नीचे की तरफ गति होगी तो उसे बोलेंगे ग्रत। यानी ये गति एक से ज्यादा हो सकती है, यानी शृंग ये पहला शृंग है और ये दूसरा शृंग है। पहले और दूसरे शृंग के बीच में जो दूरी होगी, वास्तविक दूरी है, वो क्या कहलाएगी, तरंग घेरे। गर्तों के बीच की दूरी भी क्या कहलाएगी, तरंग घेरे। और ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है। अब दूसरा गुणधर्म दर्शाती है आवृत्ति। दूसरा गुणधर्म कौन सा होता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, इसको दोस्तों फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बोला जाता है। मान लिया जाए कि प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। अगर कोई कोई वस्तु है वो एक सेकंड के अंदर क्या कर रही है, एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर लगाएगी एक सेकंड के अंदर, उसे कहा जाता है आवृत्ति। आवृत्ति दोस्तों इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एकांक समय में, क्या बोल सकते हैं, एकांक समय में होने वाले कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या, कंपनों की संख्या या दोलनों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है, वी की तरह। आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं लेकिन लिखते कैसे हैं, यानी एक वी की तरह लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक जो होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है वो हेटरज होता है। क्या होता है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हेटरज होता है। जो हेटरज होता है दोस्तों उसको एच जेड से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, एच जेड से लिखा जाता है। आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमणपाती होती है। आगे मैं आपको आवर्तकाल के बारे में भी पूरा बताऊंगा, लेकिन जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की क्या होती है, व्युत्क्रमणपाती होती है। मतलब क्या है, अगर आवृत्ति ज्यादा होगी तो आवर्तकाल क्या होगा, कम होगा। अगर आवर्तकाल ज्यादा होगा तो आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। मतलब एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। दोस्तों ये नोट्स आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे क्योंकि ये हस्तलिखित नोट्स हैं, कई किताबों का निचोड़ है इसके अंदर। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हेटरज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं आगे। तीसरा गुणधर्म है आवर्तकाल। तीसरा गुणधर्म कौन सा है दोस्तों, आवर्तकाल। हमने पढ़ लिया तरंग घेरे, हमने पढ़ लिया आवृत्ति, और अब पढ़ेंगे आवर्तकाल को। किसको पढ़ेंगे, आवर्तकाल को। आवर्तकाल को दोस्तों टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोला जाता है इंग्लिश के अंदर आवर्तकाल को। तो दोस्तों आवर्तकाल का मतलब क्या है, एक चक्कर को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। यानी एक चक्कर जितने समय में पूरा होगा उसे आवर्तकाल बोला जाएगा। लेकिन आवृत्ति क्या थी, आवृत्ति थी कि प्रति सेकंड में चक्रों की संख्या। एक सेकंड के अंदर चक्कर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। एक सेकंड के अंदर जितने चक्कर लगेंगे उसे बोला जाएगा आवृत्ति। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगेगा, क्या होगा, एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा वो क्या होगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का दोस्तों जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। क्या मात्रक होता है, सेकंड। यहां से मान लिया कोई एक रेखा है, बिंदु है, यहां से स्टार्ट हो गया है चक्कर लगाना और यहां पर जाकर पूरा हो रहा है, और जितना यहां पर समय लगेगा इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक जाने में, वही क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जिसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं, ध्वनि के प्रकार, टाइप ऑफ साउंड। दोस्तों श्रव्य ध्वनि नाम सुना होगा, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। जो ध्वनि होती है वो तीन प्रकार की होती है, श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। अब इनकी परिभाषा को अपने एक टाइम में ही क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। श्रव्य ध्वनि यानी इनकी श्रव्य प्रास दोस्तों कितनी होती है, 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज तक। ऐसी ध्वनियां जिनकी श्रव्य प्रास 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज के बीच की होती है उसे कहा जाता है श्रव्य ध्वनि। दोस्तों 20,000 हेर्ट्ज को अपने 20 किलो हेर्ट्ज भी लिख सकते हैं। अपश्रव्य ध्वनि ऐसी ध्वनियां जिनकी
श्रव्य प्रास या आवृत्ति दोस्तों 20 हेर्ट्ज से कम होती है उसे कहा जाता है अपश्रव्य। और इसके अलावा तीसरी जो बात करेंगे प्राश्रव्य। प्राश्रव्य की जो आवृत्ति या जो श्रव्य प्रास होती है 20,000 हेर्ट्ज से अधिक होती है। सीधी सी बात है कि अपने को 20 हेर्ट्ज और 20,000 हेर्ट्ज याद रखना है। क्या रखना है? 20 हेर्ट्ज और 20 किलो हेर्ट्ज याद रखना है। अगर 20 हेर्ट्ज से लेकर 20 किलो हेर्ट्ज है तो श्रव्य ध्वनि है, अगर 20 हेर्ट्ज से कम है तो अपश्रव्य ध्वनि है, अगर 20 किलो हेर्ट्ज से ज़्यादा है तो प्राश्रव्य ध्वनि है। 20 हेर्ट्ज से कम क्या है? अपश्रव्य ध्वनि, और 20 किलो हेर्ट्ज से ज़्यादा है तो प्राश्रव्य ध्वनि। अगर 20 हेर्ट्ज और 20 किलो हेर्ट्ज के बीच है तो क्या होगी? श्रव्य ध्वनि। तो बिल्कुल आसान सी बात है, अगर मैं आशा करता हूं कि आपको समझ लगी होगी। पूछा जाता है कि मनुष्य जो है आसानी से सुन सकता है किस ध्वनि को? श्रव्य ध्वनि को। दोस्तों जानवर सुनते हैं, यानी हृदय की धड़कन जो होती है वो क्या होती है? किसके अंदर आती है? अपश्रव्य के अंदर आती है। इसी प्रकार दोस्तों पूछ लिया जाए कि जो सोनार होता है समुद्र में पनडुब्बी के रूप में दिशा बताने के लिए, और चमगादड़, जो चमगादड़ होता है दोस्तों सोनोग्राफी की जांच करने में जो ध्वनियाँ सारी उत्पन्न हो रही है वो किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? प्राश्रव्य ध्वनियाँ हैं। चमगादड़ जो होता है प्राश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, यानी 20 किलो हेर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि होती है जो उसको चमगादड़ सुन सकता है। तो ये प्राश्रव्य ध्वनियों के कुछ उदाहरण हो गए। तो ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? श्रव्य ध्वनि, अपश्रव्य ध्वनि और प्राश्रव्य ध्वनि। श्रव्य प्रास अगर 20 हेर्ट्ज से 20,000 हेर्ट्ज या 20 किलो हेर्ट्ज के बीच तो श्रव्य ध्वनि, अगर 20 हेर्ट्ज से कम तो अपश्रव्य ध्वनि, अगर 20,000 हेर्ट्ज से अधिक तो प्राश्रव्य ध्वनि होती है। तो बिल्कुल आसान था ये तो बात। आगे ध्वनि की तीव्रता। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता है जो दोस्तों उसको डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है?